अस्सलाम वालेकुम, मतीउल आजान MJ TV। आज हम यहाँ सुप्रीम कोर्ट में हैं, मगर सुप्रीम कोर्ट में हम एक ऐसे केस और ऐसे मुकदमे की बात कर रहे हैं जो कि शायद भूल गया है बहुत से लोगों को, मगर शायद सिंध के अवाम, पाकिस्तान के अवाम और सिंध की पुलिस को नहीं भूला होगा, और ख़ासकर सिंध के IG को नहीं भूला होगा, जिनको मुबैना तौर पर अगवा किया गया था और फिर उसके बाद फ़ौज के इदारे की तरफ से एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की गई थी और वो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के हवाले से एक सरकारी तौर पे बयान भी जारी किया गया था। यहाँ सुप्रीम कोर्ट में सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान और चंद दूसरे लीडिंग सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट की तरफ से एक आइनी दरख्वास्त दायर की गई थी और सुप्रीम कोर्ट को कहा गया था कि चूँकि ये मामला IG सिंध के मुबैना अगवा का है, सूबाई हुकूमत इसकी मुनासिब तहकीकात कर नहीं सकती, और चूँकि इल्ज़ाम जो है वो फ़ौज के इदारे के सीनियर एहलकारों पे है, तो फ़ौज की तरफ से जो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी है वो भी शायद इस मामले को मंतकी अंजाम तक नहीं पहुँचा सकती। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को बुनियादी इंसानी हकूक़ के नफाज के हवाले से जो आइन में दर्ज खसूसी अख्तियारात दिए गए हैं, सो मोटो के अख्तियारात, आर्टिकल 1843 के अख्तियारात, वो अख्तियारात इस्तेमाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट इस मामले का जायज़ा लें और इसके ऊपर एक अदालती कमीशन की तश्कील दे। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट फैसल सिद्दीकी, जिन्होंने ये दरख्वास्त दायर की थी। आपको बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट में रजिस्ट्रार ऑफिस ने इस दरख्वास्त पे एतराज़ात लगाए थे और कहा था कि ये मामला इंसानी हकूक़ के नफाज का नहीं बनता और दरख्वास्त गुज़ार अपनी दरख्वास्त कहीं और लेकर जाए। तो उस सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार के एतराज़ात के ऊपर जो है अपील की गई थी और वो अपील जो है चैम्बर में सुनी जानी है, मगर अभी तक उस अपील की समाअत नहीं हुई। तो एडवोकेट फैसल सिद्दीकी, हम इनसे बात करते हैं। जी फैसल सिद्दीकी साहब, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की रिपोर्ट तो आ गई, तो आपके ख्याल में मामला ख़त्म नहीं हो गया? कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ने कह दिया कि ठीक है, हमारे कुछ सीनियर अफसरान थे कुछ ज़रा जज्बाती हो गए थे, मगर मामला कायद के मज़ार की बेहरमती का था और जो सिविलियन हुकूमत थी, जो पुलिस थी, वो कुछ भी नहीं कर रही थी, तो फिर ज़ाहिर बात है उनको एक इक़दाम करना पड़ा। तो उस प्रेस रिलीज़ से जो जारी हुई है फ़ौज के तर्जमान की तरफ से कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के हवाले से, उससे क्या साबित होता है? देखिए, इस सेंस में तो ये एक स्टेप फॉरवर्ड है वो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी कि एटलीस्ट पास्ट की तरह ये नहीं हुआ कि कोई ऐसा नैरेटिव पेश किया गया जिसमें पूरे वाक़े को डिनाई कर दिया गया। जो हमने पास्ट में देखा है कि जब इस किस्म के वाक़यात हुए हैं, मैं तो इसको एज ए मिसिंग पर्सन केस भी लेता हूँ, तो उसमें यही होता है कि कोई और लोग थे कि नहीं और लोगों ने किया, अननोन थे, इसमें स्टेट की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। लेकिन एटलीस्ट ये एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि स्टेट ने एटलीस्ट ये एक्नॉलेज किया कि इसमें सर्विंग ऑफिसर्स इन्वॉल्व थे और रेंजर्स के ऑफिसर्स इन्वॉल्व थे। तो इस तरह से ये एक स्टेप फॉरवर्ड है। लेकिन ये 2-3 बुनियादी चीज़ें जो हैं वो रह गई हैं जिनका जवाब देना बहुत ज़रूरी है। पहली तो चीज़ ये है कि अगर आप वो प्रेस रिलीज़ पढ़ते हैं तो आपको कुछ पता ही नहीं चलता कि ये कौन लोग थे जिन्होंने किया, इनके क्या रैंक्स थे, ये किस ऑर्गेनाइजेशन को बिलोंग करते थे, किसका क्या रोल था, किसका क्या रोल नहीं था, और इनको एक्चुअली सज़ा क्या मिली है। क्योंकि ये बड़ा सीरियस मैटर है, ये किडनैपिंग ऑफ एन IG का मैटर है, ये क्लैश है स्टेट इंस्टीट्यूशंस के दौरान। तो एक तो उसमें ये कमी है। दूसरी कमी ये है कि ये जस्टिफिकेशन उसमें इम्प्लाइडली देना कि वो जज्बात में आके उन्होंने ये कर दिया, वो प्रेस रिलीज़ ये क्लियर नहीं करता कि ये क्या जस्टिफिकेशन मानी जा रही है या नहीं मानी जा रही। और ये तो हमें जब ही पता चलेगा जब हमें ये पता चले कि इनको सज़ा क्या मिली, क्योंकि वो जस्टिफिकेशन शायद रिडक्शन ऑफ कोई डिसिप्लिनरी एक्शन या अगर सज़ा मिली है उसके हवाले से यूज़ हुआ है। तो ये प्रेस रिलीज़ बड़ी एम्बिगुअस है, ऑल्दो इट्स ए स्टेप फॉरवर्ड। लेकिन ये मेरी नज़र में 2 और बुनियादी सवाल रह गए हैं जिनका जवाब नहीं देगा। वो ये है कि देखिए, ये जो सारी कार्रवाई होती है जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ करती हैं सिंध में, ये बेसिकली इसके लिए जो फोर्स यूज़ की जाती है वो है रेंजर्स। नाउ जो एक हमने बुनियादी सवाल इस पिटिशन में रेज़ किया है कि ये जो रेंजर्स प्रोविंस में कॉल हुई हैं, ये किसकी अथॉरिटी के अंडर काम करती है? ये फेडरल गवर्नमेंट की अथॉरिटी के अंडर काम करती है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट की अथॉरिटी के अंडर? क्योंकि ये कॉल हुई है अंडर दी ATA एक्ट,
और सेक्शन 4 जो है 80 एक्ट है वो बड़ा क्लियर है कि दे एक्ट अंडर द अथॉरिटी ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। तो जब से रेंजर्स आई हुई हैं सिंध प्रोविंस में और कराची में स्पेसिफिकली, तो इसमें बड़ी एम्बिग्विटी रही है और इसमें बड़ी कन्फ्यूजन रही है और बड़ी इलीगैलिटीज़ कमिट हुई हैं कि रेंजर्स के बारे में ये पता नहीं चल रहा है कि भाई अल्टीमेटली वो किसका हुक्म सुनते हैं। और इस केस में तो ये हुआ कि कोई लगता नहीं है, क्योंकि प्रेस रिलीज़ में नहीं है कि कोई फेडरल गवर्नमेंट का हुक्म आया था। लगता ये है कि द रेंजर्स एक्टेड इन कोलैबोरेशन विद द इंटेलिजेंस एजेंसी। तो ये जो चेन ऑफ कमांड है ये बड़ी क्लियर होना ज़रूरी है ताकि ये वाक़यात फ्यूचर में ना हो। लेकिन एक और बुनियादी सवाल जो मेरी नज़र में एज अ लॉयर एंड फॉर द जुडिशरी रेस का जो जिसका जवाब देना ज़रूरी है कि जो 184(3) की जुरिस्डिक्शन है जो हमने इन्वोक की है, और हमने कोई सुओ मोटो एक्शन के लिए नहीं कहा, हमने पिटिशन फाइल की। हमारे का पिटिशन देखें, उसमें कुछ जान है तो एंटरटेन करें, नहीं है तो ना करें। अब सुप्रीम कोर्ट में सैडली ये हो रहा है कि ये जो मेंटेनेबिलिटी के इश्यूज़ हैं और ये इशू कि ये मैटर ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस है या नहीं, ये रजिस्ट्रार डिसाइड कर रहा है। रजिस्ट्रार के पास क्या पावर है कि वो इश्यूज़ ऑफ मेंटेनेबिलिटी डिसाइड करे। और हम ये देख रहे हैं, एंड आई से दिस विद सम सैडनेस, कि हम ये देख रहे हैं कि ये जो इम्पोर्टेंट इश्यूज़ होते हैं पब्लिक इम्पोर्टेंस को, ये रजिस्ट्रार लेवल पे जो है इनको डिफीट कर दिया जाता है। तो एक हमारे लिए ये बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये 184(3) की जुरिस्डिक्शन जो है वो प्रॉपर्ली एक्सरसाइज हो और रजिस्ट्रार अपने पावर्स को अब्यूज़ ना करे। और इन मैटर्स ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस आईजी की किडनैपिंग को रजिस्ट्रार ने कह दिया कि ये मेंटेनेबल नहीं है, ठीक है, कल कोर्ट कह दे हम वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है, लेकिन ये पावर्स डेलीगेट नहीं हो सकते रजिस्ट्रार को। तो रजिस्ट्रार के एतराज़ात के ख़िलाफ़ आपने जो अपील दायर की है, अब उस अपील का क्या बनेगा और कब सुनी जाएगी, कितना अरसा हो गया? देखिए, अपील अभी तक तो नहीं लगी। हम होप कर रहे थे इन द रूटीन लग जाएगी, लेकिन अब क्योंकि नहीं लगी है तो वी विल बी फाइलिंग एन अर्जेंट एप्लीकेशन और वो रजिस्ट्रार वो चेंबर में टेकअप होगी और उस पर बुनियादी तौर पे 3 फैसले हो सकते हैं। या तो रजिस्ट्रार के ऑब्जेक्शंस अपहोल्ड हो सकते हैं, या सुप्रीम कोर्ट ये कह सकता है ये ऑब्जेक्शंस गलत हैं और अपील पे नंबर लग सकता है, या सुप्रीम कोर्ट ये भी कर सकता है कि रजिस्ट्रार की अपील ही कोर्ट में लगा दे। तो हमारे लिए बस ज़रूरी बात ये कि भाई जो फैसला हो, अगर सुप्रीम कोर्ट हमें ये कह दे कि किडनैपिंग ऑफ आईजी इज़ नॉट अ इशू ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस, इट डजंट इन्वॉल्व द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, तो ठीक है, फिर हम ये मान लेंगे, लेकिन रजिस्ट्रार ये फैसले नहीं कर सकता। तो सूबाई हुकूमत ने भी, सिंध हुकूमत ने वज़रा पर मुश्तमिल एक तहकीकाती कमेटी बनाई थी, उसकी क्या आईनी और कानूनी हैसियत है और उसकी तहकीकात का क्या हुआ? देखिए, अखबारों में आया था कि वो कंप्लीट हो गई है और कानून में कोई बार तो नहीं है कि आप इस किस्म की इनफॉर्मल कमेटी बना दें, लेकिन उस कमेटी के हवाले से अगर आप उसकी डॉक्यूमेंट देखते हैं तो ये समझ में नहीं आता कि वो किस लीगल प्रोविज़न के अंडर बनाई गई है, क्योंकि इस मुल्क में इंक्वायरीज़ करने के कानून हैं और वो कुछ इस किस्म का लगता तो आई मीन ऑफ कोर्स वो फॉर्मली नोटिफाई तो हुई है, लेकिन उसकी जस्टिफिकेशन किस कानून के अंडर है ये समझ में नहीं आता। और इसीलिए ये पिटीशन दाखिल की गई है, क्योंकि ये लग रहा है कि एक स्टांस फेडरल गवर्नमेंट ले रही है, एक स्टांस प्रोविंशियल गवर्नमेंट ले रही है, फिर एक और स्टांस जो है फेडरल गवर्नमेंट ने तो कंप्लीट डिनायल में, और एक स्टांस वज़ीर आज़म ने कहा था ये तो कोई कॉमेडी लगती है, कॉमेडी लगती है, और फिर एक स्टांस जो है वो स्टेट के इंस्टीट्यूशंस ले रहे हैं। तो और कौन सा बेहतरीन फोरम होगा जो इन सब के मुख्तलिफ स्टांस को एडजुडिकेट कर सकते, और वो हो सुप्रीम कोर्ट। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट बना है कि जब देखिए सिटीजन्स और स्टेट में झगड़ा हो तो सुप्रीम कोर्ट आए इन्फोर्स करने फंडामेंटल राइट, या अगर इंटर इंस्टीट्यूशनल क्राइसिस हो तो उसमें भी सुप्रीम कोर्ट आता है। तो मेरी नज़र में तो ये बेहतरीन इदारा है और ये बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है कि ये लीगल कन्फ्यूजन्स अबाउट किसकी अथॉरिटी है किसकी अथॉरिटी नहीं है वो हल की जाए।
आमतौर पे सुप्रीम कोर्ट में लोग तब आते हैं कि जब वो कहते हैं कि हुकूमत का मुतल्लिका इदारा जो है वो बर वक्त एक्शन नहीं ले रहा और आइन और कानून के मुताबिक काम नहीं कर रहा। तो आईजी पुलिस के मुबैना अगवा के हवाले से वो कौन सा बर वक्त एक्शन था या वो कौन सा इदारा था कि जो अपनी ज़िम्मेदारियाँ अदा करने में नाकाम हुआ और जिसकी वजह से आपको सुप्रीम कोर्ट में आना पड़ा, और वो क्या कानूनी एक्शन हो सकता था और कौन ले सकता था? देखिए, मेरे ख़्याल में तो इस पे फेडरल गवर्नमेंट को, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट के ऑफिसर्स इन्वॉल्व हैं, भाई वो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हों, वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आती हैं। अगर इसमें मुबनी एलिजिडली आईएसआई के ऑफिसर्स इन्वॉल्व हैं तो वो तो डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर की अंडर आते हैं अथॉरिटी में। फिर इसमें रेंजर्स अगर इन्वॉल्व हैं तो उनकी तो इन टर्म्स ऑफ सुपरविजन्स, टर्म्स एंड कंडीशंस, वो भी फेडरल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के अंडर आती है। तो मेरे ख़्याल में इसको कॉमेडी कहना या इसको डिनाइल में रहना या इस इशू को डेलीगेट कर देना कि वो कोई और स्टेट इंस्टीट्यूशन लाइक द आर्मी इसके ऊपर इंक्वायरी करे, मेरे ख़्याल में फेडरल गवर्नमेंट कम्प्लीटली फेल्ड कि उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं की कि अगर उनके ऑफिसर्स, फेडरल ऑफिसर्स इन्वॉल्व हैं तो इंक्वायरी होनी चाहिए थी। और फिर कौन करता है इंक्वायरी? थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे? फेडरल गवर्नमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस क्या करती? नहीं, देखिए, हमारे यहाँ एक कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट है, मेरे ख़्याल में 2017 में लेटेस्ट आया है। उसके अंडर इसमें एक इंक्वायरी कमीशन बन सकता था, जिस तरीके से इलेक्शन के हवाले से इंक्वायरी कमीशन बना था तो बन सकता था। उसकी रिकमेंडेशन भी रिकमेंडेटरी होती। अच्छा, ये बताएं, जिस तरीके से शुगर कमीशन बना वो भी उसके अंडर बना। तो इसमें अगर आप चीनी के ऊपर कमीशन बना सकते हैं तो किडनैपिंग ऑफ आईजी पे तो बन सकता है कमीशन। आप ये कह रहे हैं कि वफाकी हुकूमत जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं वो प्राइम मिनिस्टर के अंडर आती हैं, मगर प्राइम मिनिस्टर ने और उनके वज़ारत इत्तलात और नशरियात के जो वज़ीर हैं शिबली फराज, वो उनका ये कहना है कि जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, जो ISI हैं, वो तो वज़ीर आज़म के फ़ोन भी टेप करती हैं और उनकी गुफ्तगू भी सुनती हैं। बज़ाहिर तो वज़ीर आज़म और वज़ीर इत्तलात और नशरियात को कोई एतराज़ नहीं है कि ISI वज़ीर आज़म की फ़ोन भी टेप करे। तो इसकी क्या कानूनी सूरत हाल है और क्या ऐसी सिचुएशन में वज़ीर आज़म जो है वो इस पोजीशन में हैं कि इंटेलिजेंस एजेंसी को अहकामात जारी कर सकें या उनके ख़िलाफ़ कोई इंक्वायरी कर सकें? देखिए, बात ये है कि इस स्टेटमेंट पे तो मैं कुछ कमेंट नहीं कर सकता क्योंकि मैंने खुद सुना नहीं था, पढ़ा नहीं था, इसलिए मैं नहीं कह सकता। लेकिन जो आप कह रहे होंगे दुरुस्त है। लेकिन देखिए, बुनियादी चीज़ ये है कि या तो आप डिसाइड कर दें, डिसाइड कर लें कि आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट में रहते हैं। अगर आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट में रहते हैं तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में और लॉ में एक चेन ऑफ अथॉरिटी है और उसमें ज़िम्मेदारियां दी गई हैं और उसमें ये भी बताया गया है कि अगर ये वायलेट होगी तो उसकी क्या सज़ा होगी, क्या एक्शन होगी। उसके तहत तो फेडरल गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्शंस ऑफ द रेंजर्स एज वेल एज द एक्शंस ऑफ द इंटेलिजेंस एजेंसी ISI। जी। तो क्या ISI फ़ोन टैप कर सकती है वज़ीर आज़म के? और अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट में आप रहते हैं तो फिर आप बता दीजिए कि आप एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट में रहते हैं या एक, जो टर्म यहाँ यूज़ होता है, एक हाइब्रिड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट में रहते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल भी है और अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी है। तो फिर ठीक है, फिर आप जस्टिफिकेशन फ़ोन टैपिंग की भी दे सकते हैं। और ये इश्यूज़ ऑफ फ़ोन टैपिंग्स ये प्रीवियस सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स में सब डिसाइड हो चुके हैं। ये इशू इफ्तिखार चौधरी साहब के केस में भी उठा था जब सुप्रीम कोर्ट के जजेस के चेम्बर्स की टैपिंग की बात हुई थी। फिर बेनज़ीर भुट्टो की गवर्नमेंट इस पर डिसमिस हुई थी। तो ये इश्यूज़ उठ चुके हैं, इन पे जजमेंट्स दी जा चुकी हैं और मेरे ख्याल में इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल एम्बिग्विटी कोई नहीं है। लेकिन फिर आप डिक्लेयर कर दें कि जिस तरह लोग कहते हैं कि एक हाइब्रिड रजीम है, तो एक हम हाइब्रिड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट में भी रहते हैं। ये बताएं कि हमारे यहाँ वज़ीर दिफा जो हैं उनको कोई जानता भी नहीं है, जबकि आइनी हुकूमत में वज़ारत दिफा का बड़ा अहम किरदार होता है। तो ये IG का जो मुबैना अगवा था, इसमें वज़ारत दिफा की क्या आइनी और कानूनी ज़िम्मेदारियाँ थी और हमारे वज़ीर दिफा जो परवेज़ खटक साहब हैं शायद, उनकी क्या ज़िम्मेदारियाँ थी? देखिए, जो फ़ोन अगर आना चाहिए था इंक्वायरी के हवाले से तो वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के थ्रू आना चाहिए था। चेन ऑफ अथॉरिटी तो ये है और वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को ऑर्डर्स आते from the federal government or the cabinet. It should have been raised
और एट द लेवल ऑफ द कैबिनेट। तो असल बात यही है जो मैंने बार बार कही कि आप फैसला कर लें। अगर आप नहीं रहते कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट में तो कल नोटिफिकेशन इशू कर दें एक हाइब्रिड कॉन्स्टिट्यूशनल से। क्या सज़ा है किसी भी फौजी या खुफिया इदारे के एहलकार के लिए जो कि एक आईजी पुलिस को अगवा करता है? कानून में उसकी सज़ा क्या है ऐसे इक़दाम की? देखिए अभी क्योंकि हमें नहीं मालूम कौन इन्वॉल्व है और उसका क्या में वैसे सज़ा क्या है? हाँ जी। देखिए दो किस्म के एक्शंस होते हैं, क्योंकि वो एक पब्लिक सर्वेंट है, वो क्या इंटेलिजेंस एजेंसी के लोग हों या रेंजर्स के लोग हों, तो एक तो उनके ख़िलाफ़ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स हो सकती हैं, उनको डिसमिस किया जा सकता है, उनको कंपल्सरीली रिटायर किया जा सकता है या उनके ऊपर सेंशर किया जा सकता है। लेकिन अगर किडनैपिंग साबित हो जाती है तो जो ऑफिसर्स इन यूनिफॉर्म होते हैं उन पे वही कानून लगता है जो हर सिटीज़न पे लगता है। दे विल बी चार्ज्ड फॉर किडनैपिंग, दे विल एक्चुअली बी चार्ज्ड फॉर अबडक्शन, ठीक है, नॉट किडनैपिंग, दे विल बी चार्ज फॉर अबडक्शन। सिर्फ डिफरेंस ये है कि अंडर द आर्मी एक्ट, अंडर द आर्म फोर्सेस लॉज, वो ट्रायल फ़ौज अपने पास बुला सकती है और वो क्रिमिनल ट्रायल फ़ौज अपने इंस्टीट्यूशंस के अंडर कर सकती है। लेकिन जो ऑफेंस होगा और जो सज़ा होगी वो वही होती है जो किसी भी आम सिटीज़न को दी जाती है अगर उसने कितनी जी अबडक्शन की सज़ा। अगर लगता ये है कि जो नैरेटिव है वो ये है कि अनलॉफुल उनको कन्फाइन किया गया, अगवा किया गया और कन्फाइन किया गया, ये कोई किडनैपिंग फॉर रैंसम का केस तो नहीं था, ठीक है। तो बेसिकली ये अबडक्शन है, ये 365 से कवर्ड है और उसकी सज़ा 7 साल है। 7 साल कहते हैं। अब ये बता दें कि आईजी पुलिस का जो कंडक्ट था कि वो बड़े आराम से साथ चल पड़े, पुलिस की फ़ौज के यूनिफॉर्म में एक फ़ोर्स के सरबराह हैं, और फिर क्या उनको FIR नहीं काटनी चाहिए थी सिंध पुलिस को या IG को? ये क्या कंप्लेनेंट नहीं बनना चाहिए था? देखिए बात ये है कि ये सारे रवैये और एक्शंस जो हैं वो नतीजा है इस बात के कि हम हर चीज़ को रफ़ा दफ़ा कर देते हैं, हर चीज़ को इन अ सेंस एक कॉम्प्रोमाइज़ के थ्रू हल कर देते हैं। क्या होना चाहिए था? देखिए होना तो ये चाहिए था कि दी IG पुलिस शुड हिमसेल्फ हैव एट लीस्ट लॉन्च्ड, बिकॉज देखिए IG पुलिस इज़ not an officer of the provincial government, he is an officer of the federal government, he belongs to the police service of Pakistan, he is on the orders of the federal government serving under the provincial government. So to the least जब तक इसके facts clear नहीं होते, at least IG police should have sent a complaint regarding this incident for the federal government and sought permission of the federal government कि जी मैं इसके ऊपर लीगल एक्शन लेना चाहता हूँ। तो एटलीस्ट मिनिमम ये चीज़ होनी चाहिए थी। बट सैडली जिस तरह मैंने आपको बताया कि हमारा सारा कल्चर ये हो गया है कि कोई मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन भी हो उस पे हर चीज़ पे एक कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, गिव एंड टेक हो जाता है, एक एक्सेप्टेंस हो जाती है, और ये इसीलिए सैडली और दुख होता है ये कह के कि ये पहली दफ़ा नहीं होगा कि IG पुलिस अगवा होगा। तो इसका मतलब IG पुलिस जो है फौजी अफसरान को या खुफिया इदारे के एहलकारों को मुज़ाहमत भी कर सकता था, गिरफ्तार भी कर सकता था उनको इस इक़दाम के दौरान। देखिए अंडर द लॉ ही इज़ नॉट सपोज टू ओबे अनलॉफुल ऑर्डर्स। No public servant, even if the Prime Minister gives an unlawful order, is to obey an unlawful order। और इससे पहले जो IG पुलिस रहे हैं उन्होंने ये हैंडल किया है, लेकिन सैडली ये नहीं कर पाए। अच्छा मुझे क्विकली ये बता दें कि अभी जो IG पुलिस हैं वो बज़ाहिर तो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में पेश हुए, तो क्या IG पुलिस को फ़ौज की इंक्वायरी का हिस्सा बनना चाहिए था और जाके किसी फ़ौज के अफसर के सामने अपना बयान रिकॉर्ड कराना चाहिए था? देखिए ये मुझे इसके बारे में नॉलेज नहीं है कि वो पेश हुए या नहीं पेश हुए, तो मैं इस पे कमेंट नहीं करना चाहता क्योंकि ये सब जुडिस मैटर है। तो अभी सुप्रीम कोर्ट से क्या तवक्को आपकी? देखिए पहली तवक्को तो यही है कि मैं सुप्रीम कोर्ट से ये दरख्वास्त करूँगा कि देखिए इस पर जो करना है, अगर आपका ये ख्याल है कि इसको डिसमिस करना है तो ये हम रजिस्ट्रार को ये अथॉरिटी नहीं दे सकते। आप ओपन कोर्ट में सुने और जो फैसला करना है करें, सर आँखों पे वी विल एक्सेप्ट दैट डिसीजन। बट ये प्रैक्टिस जो बन गई है सुप्रीम कोर्ट की,
कुछ सालों में कि जो सैडली ये इस किस्म की पिटिशंस आती हैं जो ज़रा से मैं जिन्हें लॉ में कहा जाता है हार्ड केसेस, वो रजिस्ट्रार के लेवल पे डिफीट हो जाती हैं। ये प्रैक्टिस ख़त्म होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया एडवोकेट फैसल सदीकी को आपने सुना। ये बात कर रहे थे आईजी सिंध के अगवा के हवाले से जो आइनी दरख्वास्त दायर की गई है ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान और सीनियर सिविल राइट्स एक्टिविस्ट की तरफ से, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में रजिस्ट्रार ऑफिस ने ये दरख्वास्त एतराज़ात लगा के वापस की और उन एतराज़ात के ख़िलाफ़ अब अपील दायर कर रखी है, मगर सुप्रीम कोर्ट अभी तक उसकी समाअत नहीं कर पा रही। रजिस्ट्रार के एतराज़ात के ख़िलाफ़ अपील जो है वो चीफ़ जस्टिस या कोई भी जज चैम्बर में सुनते हैं, तो वो चैम्बर की समाअत अभी तक नहीं हो पा रही। आईजी सिंध का मामला महज कोर्ट ऑफ इंक्वायरी और प्रेस रिलीज़, जारीशुदा प्रेस रिलीज़ से शायद ख़त्म होने वाला नहीं। इसमें बहुत से ऐसे कानूनी और आइनी सवालात हैं जिनका जवाब अगर वफाकी हुकूमत इसको कॉमेडी समझ के नहीं दे रही, मगर सुप्रीम कोर्ट इसको एक संजीदा मामला समझ के या इंसानी हकूक़ के नफाज का मामला समझ के उसको इन सवालात के जवाब ज़रूर देना चाहिए। मतीउल्लाह जान, MJ TV से इतना ही। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।